जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। यानी कि हम संज्ञा सर्वनाम को पढ़ चुके हैं, नाउन प्रोनाउन, और अब आती है वर्ब यानी कि क्रिया। अगर हम क्रिया की परिभाषा की बात करें तो वे विकारी शब्द जो किसी कार्य के होने या करने बताते हैं। यानी कि वे विकारी शब्द जो किसी कार्य के होना या करना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। क्रिया देखते हैं क्रिया की परिभाषा। परिभाषा होगी वे विकारी शब्द जो किसी कार्य के होना या करना बताते हैं। वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं क्रिया कहते हैं। यानी कि वह विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, वह विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। धातु की बात करें, धातु वे शब्द या शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है, वह मूल शब्द या शब्दांश। धातु वह मूल लिखेंगे, वह मूल शब्द या शब्दांश, जिससे क्रिया निर्मित होती है धातु कहलाती है। वह मूल शब्द या शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है। यानी कि वह मूल शब्द या शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है धातु कहलाती है, या क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहते हैं। या लिखेंगे, या क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहते हैं। हमने पढ़ी क्रिया की परिभाषा। वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना बताएं क्रिया कहलाती है। धातु वह मूल शब्द या शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है, या क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहते हैं। जैसे मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, तो लिखेंगे मूल धातु प्लस ना क्या है, प्रत्यय। मूल धातु में ना लगाकर क्या बनता है, क्रिया का सामान्य रूप। मूल धातु में ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी कि क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहते हैं। तो मूल रूप में जब हम नाम लगा देंगे तो वह बन जाएगी क्रिया। तो समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे यानी कि मूल धातु में ना लगाकर क्रिया बनाई जाती है
यानी कि क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। देखते हैं उदाहरण सहित। मूल धातु में ना लगाकर हम क्रिया बना सकते हैं। जैसे मूल धातु में ना लगाकर, मूल धातु में ना क्या है, प्रत्यय, तो क्या बनेगा, क्रिया। अब हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले जा, और जा में हम क्या लगा दें, प्लस ना, तो ये क्या हो जाएगा, जाना। यानी कि यह क्रिया है जाना। यानी कि जा में मूल धातु में हमने ना लगा दिया, ना प्रत्यय लगाकर हम क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे कि जा प्लस ना, जाना। जैसे चल प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, चलना। यानी कि क्रिया का निर्माण। जैसे रो प्लस ना, यानी कि रोना। रोना भी क्या है, क्रिया। हम मूल धातु में ना लगाकर क्रिया बना सकते हैं। जैसे खा प्लस ना, खाना। यानी कि खा में मूल धातु खा में हमने ना जोड़ दिया, तो क्या हो गया, खाना। और जैसे देखें सो प्लस ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोना। यानी कि सोना भी क्रिया है। जैसे पी प्लस ना, क्या हो जाएगा, पीना, पानी पीना, कॉफी पीना आदि। और जैसे और देखें हंस प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, हंसना। गा प्लस ना, क्या हो जाएगा, गाना। यानी कि हमने समझा मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है या क्रिया बनती है। तो हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे जाना, जा मूल धातु है, हमने उसमें ना लगाया, तो ये क्या हो गया, जाना। सोना, चलना, रोना, खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, भागना आदि सभी क्रियाएं हैं जो हम मूल धातु प्लस ना प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया तो ये हो गई। अब हम देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। यानी कि हम किसे क्रिया और किसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और किसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। हमने क्रिया को देखा, अब हम समझ रहे हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे खेल, खेल प्लस ना, तो ये क्या हो जाएगा, खेलना। खेल प्लस ना क्या हो जाएगा, खेलना। तो ये क्या है, यह है क्रिया, यह है क्रिया। और अब हम इसमें खेल प्लस आना, यानी कि खेल प्लस आना, तो ये क्या हो जाएगा, खिलाना। यानी कि खेल प्लस ना, खेलना, खेल प्लस आना यानी कि खिलाना। खिलाना, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ना प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गई क्रिया, और अब हमने आना प्रत्यय आना जोड़ा तो ये हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ना है, ना प्रत्यय लगाकर क्रिया, आना लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम खेल में बाना जोड़ दें, जैसे खेल प्लस बाना, यानी कि खिलबाना। पहला खेल प्लस ना, खेलना, खेल प्लस आना, खिलाना, और खेल प्लस बाना, खिलबाना, खिलबाना। तो ये क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया खिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया खिलवाना, और खाली क्रिया खेलना। हमने समझा क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को। अब जैसे हम कुछ शब्द लें, जैसे हम लें एक शब्द चल। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ना। जैसे हमने ना प्रत्यय बनाया तो चलना, चलना, आना से चलाना, और चल प्लस बाना से चलवाना, चलवाना। तो ये तो हो जाएगी क्रिया, यानी कि चलना, चलना होगी क्रिया, ये होगी प्रथम प्रेरणार्थक, और ये होगी द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी कि चल हमने मूल धातु ली, और चल में हमने ना लगाया तो वो हो गई क्रिया, चल प्लस आना लगाया तो ये हो गई चलाना, और चल प्लस वाना लगाया तो चलवाना। उसी प्रकार देखना, देख लें, देख प्लस ना देखना, देख प्लस आना दिखाना, देख प्लस बाना दिखवाना। और भी जैसे शब्द लें, अनेक शब्दों से हम प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का पता लगा सकते हैं। और जैसे लें खेल, खेलना, खेल प्लस ना, ये खेल तो ले लिया हमने। और जैसे लें खा प्लस ना, खाना हो जाएगी, खा प्लस आना खिलाना, और खिलवाना, खिलाना और खिलवाना। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का हम पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रिया के भेद 3 प्रकार के होते हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, और तीसरा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की, और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर जो 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वह संरचना के आधार पर 5 क्रियाएं जो होती हैं वो इसमें मिक्स होती हैं, यानी कि संरचना की 5 और प्रयोग की 3। तो यानी कि कुल हमें अब 10 क्रियाएं पढ़नी हैं। तो स्टार्ट करते हैं कर्म के आधार पर। पहले लिख लेते हैं कि क्रिया के भेद। क्रिया के 3 भेद हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2, संरचना के आधार पर 5, और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8। तो हेडिंग बनाएंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 3 प्रकार के। पहला है
क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एकर्मक और सहकर्मक। और दूसरी यानी कि क्रम के आधार पर दो आती हैं, एकर्मक क्रियाएं और सहकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की आती हैं। संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, क्रंदक, यानी कि 5 होती है, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और क्रंदक। संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, चौथी नाम धातु, नाम धातु, और 5वीं क्रंदक। 5वीं क्रंदक यानी कि संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और क्रंदक 5 प्रकार की होती है। क्रम के आधार पर दो, क्रम के आधार पर 2, संरचना के आधार पर 5। क्रम के आधार पर 2 होती है, एकर्मक क्रियाएं और सहकर्मक क्रियाएं, और संरचना के आधार पर होती हैं संयुक्त क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं और क्रंदक क्रियाएं। क्रंदक क्रिया। अब आते हैं हम संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। क्रिया के क्योंकि 3 भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर तो संरचना की 5 तो ये हो जाएंगी, और 3 और होती है, सामान्य, सहायक और सजातीय। तो 5 तो ये प्लस 3 यानी कि 5 तो ये सभी, और 3 होती है सामान्य, सहायक और सजातीय। सामान्य, सहायक और सहजातीय। सहजातीय या सहजातीय, सजातीय, सजातीय क्रियाएं। तो 5 तो ये हो गई, 6ठी ये, 7वीं ये और 8वीं ये। तो यानी कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर आती हैं 8, 5 ये और 3 सामान्य क्रियाएं, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। 5 और प्लस 3 8। क्रम के आधार पर 2, संरचना के आधार पर 5, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8, जो कि संरचना में 5 आती है, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और क्रंदक। वह संरचना एवं प्रयोग में भी आती हैं, 5 की 5, और 3 और ऐड हो जाती है इसमें, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। यानी कि हमें 2, 5 और 5 फिर ये है 3, टोटल 10 क्रियाएं पढ़नी है। 10 क्रियाओं के पढ़ने के पश्चात हम
संपूर्ण क्रिया को आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया, यानी कि कर्म के आधार पर क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक को, और देखते हैं इन्हें उदाहरण सहित समझते हैं। कर्म के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। पहली अकर्मक और दूसरी सकर्मक। अकर्मक क्रिया और दूसरी है सहकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म रहित, यहां लिखेंगे कर्म रहित, कर्म रहित। अकर्मक, सहकर्मक कर्म सहित। कर्म सहित। अकर्मक में क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता, तो यहां लिखेंगे यहाँ क्या से प्रश्न करने पर जवाब या उत्तर नहीं मिलता। जहां पर क्या से प्रश्न, अकर्मक में क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता, यहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है, यानी कि अकर्मक कर्म रहित होती हैं, सकर्मक कर्म सहित होती हैं, और अकर्मक में क्या से प्रश्न करने पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसी प्रकार सकर्मक में क्या से जवाब मिलता है, क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। जैसे उदाहरण देखें पहले अकर्मक के, जैसे रोना पीटना, जैसे रोना पीटना, यानी कि क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता, तो क्या होगा, क्या रोना, क्योंकि क्या रोना क्या पीटना जवाब नहीं मिल रहा। जैसे क्या उड़ना, क्या सोना, यानी कि क्या पर हम इसमें कहें क्या सोना, यानी कि सोना, क्या सोना जवाब नहीं मिल रहा, परंतु सकर्मक में क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। जैसे चलना, उड़ना, यानी कि क्या चलना, क्या उड़ना, क्या तैरना, क्या नहाना, यानी कि जहां पर क्या से प्रश्न करने पर कोई जवाब नहीं मिलता। यहां पर बात करें तो क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। जैसे खेलना, यानी कि क्या खेलना, वह खेल रहा है, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना आदि। खेलना, पढ़ना, क्या पढ़ना, यानी कि पुस्तक पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, डायरी पढ़ना आदि। और जैसे खाना, क्या खाना, रोटी खाना, सब्जी खाना आदि। खाने के साथ ही पीना आ जाएगा, क्या पीना। यहाँ पर क्या से, जहाँ पर क्या से
जब क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिले वहाँ सहकर्मक, और जहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता वहाँ पर अकर्मक। और जैसे गाना आदि, क्या गाना, यानी कि गाना गाना आदि, जहाँ पर क्या से उत्तर मिले वहाँ सहकर्मक, और जहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब इनके हम, जैसे हमने रोना पीना और यहाँ पर खाना पढ़ना आदि दिए, इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं बना के, यानी कि सहकर्मक और अकर्मक कौन कौन से कहाँ पर आएंगे। हमने ये समझा और इनके देखते हैं उदाहरण कि इसमें सहकर्मक आएगा या अकर्मक आएगा। अब जैसे देखें, राम दौड़ता है, जहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता वहाँ पर अकर्मक, और जहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है वहाँ पर सहकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो अब क्या से हम प्रश्न करते हैं, राम क्या दौड़ता है, तो यहाँ पर उत्तर हमें नहीं मिला, यानी कि राम यहाँ, और अकर्मक में कर्ता पर जोर डाला जाता है और सहकर्मक पर कर्म पर जोर, यानी क्रिया पर जोर डाला जाता है। तो राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है, यानी कि उत्तर हमें नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि राम, इसमें राम कर्ता जो कार्य करता है, राम दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिला। राम कर्ता से ही देखेंगे हमेशा, यहाँ पे हमें उत्तर नहीं मिला तो ये हो जाएगा अकर्मक। और जैसे देखें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो देखें पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, यानी कि पक्षी तो कर्म कर रहे हैं, कर्ता यानी कि कर्म करने वाला, तो पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, हमें क्या से करने पर उत्तर नहीं मिला, तो यह हो जाएगा अकर्मक क्रियाएं। और जैसे देखें, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि काम को करने वाला कर्ता होता है, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर पेड़ कर्ता नहीं है, यहाँ पर पत्ता कर्ता है, क्योंकि पत्ता अलग हो रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता यानी कि पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, तो यहाँ पर उत्तर नहीं मिला। अगर हम ये कहते पेड़ से क्या गिरता है तो यहाँ पर आंसर मिल जाता पत्ता, परंतु हम कर्ता देखेंगे, कर्ता है यहाँ पर पत्ता, तो पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, आंसर नहीं मिला, तो यह हो जाएगा अकर्मक। और जैसे देखें और विकास रोटी खाता है, तो यानी कि कर्म कर रहा है विकास, कर्ता क्या कर रहा है, रोटी खाता है, तो यानी क्या खा रहा है, विकास क्या खा रहा है, रोटी, तो यहाँ पर उत्तर हमें मिल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विकास रोटी खाता है, यानी क्या खाता है विकास, रोटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर मिल गया, तो सहकर्मक क्रिया, यानी कि जहाँ पर उत्तर मिले, जहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है वहाँ पर सहकर्मक क्रियाएं होगी, और जहाँ पर कैसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता वहाँ पर अकर्मक क्रियाएं होगी। तो और देखें, जैसे वह फल
तोड़ता है, यानी कि वह क्या तोड़ता है? फल। वह क्या तोड़ता है? फल तोड़ता है। तो यहाँ भी क्या होगा? उत्तर मिला, तो यहाँ भी होगा सहकर्मक क्रिया। और जैसे देखें, वह सहकर्मक का उदाहरण देखें, जैसे 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 राहुल गाना गाता है। राहुल गाना गाता है, यानी कि राहुल क्या गाता है? गाना। राहुल करता है, यानी करता ही कर्म करता है, कर्म करने वाला करता। राहुल क्या गाता है? गाना। राहुल क्या गाता है? गाना। तो क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिला, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सहकर्मक। यानी कि जहाँ क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता वहाँ पर अकर्मक क्रियाएं होती हैं, और जहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है वहाँ पर सहकर्मक क्रियाएं होती हैं। हमने इस बात को अच्छे से जाना। अब हम देखते हैं सहकर्मक क्रियाओं को, क्योंकि सहकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, यानी कि द्विकर्म होती हैं। एक होती है एक कर्म और एक होती है द्विकर्म, जिसमें दो कर्म या बहुकर्म भी होते हैं। तो देखते हैं अब सहकर्मक क्रियाओं को। सहकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्म और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक या बहुकर्मक भी उन्हें कहते हैं। यह सहकर्मक में आती है, यानी कि अकर्मक को हमने अच्छे से समझा। अब हम समझ रहे हैं सहकर्मक को। सहकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। सहकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। एक कर्मक और दूसरी है द्विकर्मक या बहुकर्मक, यानी कि दो से ज्यादा, या तो दो या दो से ज्यादा। हम पढ़ रहे हैं सहकर्मक क्रियाएं। सहकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रियाएं जहां पर एक कर्म हो, और यहां लिखेंगे जहां एक कर्म दो कर्म या दो से अधिक। दो या दो से अधिक। तो जैसे उदाहरण देखें, इसके उदाहरण से समझेंगे एक कर्मक और द्विकर्मक कहाँ है। जैसे गोपाल हॉकी खेलता है। गोपाल हॉकी खेलता है। यहाँ पर मैंने कहा गोपाल हॉकी खेलता है, तो यहाँ पर गोपाल है, हॉकी है और खेलता है। तो यानी कि गोपाल है यहाँ पर कर्ता, हॉकी है यानी कि कर्म, और खेलता है क्रिया। कर्ता कर्म और कर्ता
कर्म और क्रिया यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक कर्म हो, यानी कि एक कर्म क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म क्या है? एक, यानी कि हॉकी। यहाँ पर गोपाल हॉकी खेलता है, यानी कि एक कर्म है। और जैसे देखें, जैसे राम ने सीता को बुलाया, यानी कि राम कर्ता ने कर्म को, और क्रिया हो जाएगी ये, यानी कि कर्ता कर्म और बुलाना क्या है? क्रिया। जहाँ पर एक कर्म हो वहाँ पर एकर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पर एक क्रिया हो, क्रिया हो, जहाँ पर एक क्रिया हो और जहाँ पर एक से अधिक क्रिया हो। तो यानी कि राम ने सीता को बुलाया, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि राम ने सीता को बुलाया, तो राम कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। जहाँ पर एक क्रिया हो, जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रिया हो। अब देखते हैं द्विकर्मक या बहुकर्मक। जैसे इसके उदाहरण देखें, जैसे अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई, यानी कि अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी और पढ़ाई। तो यहाँ हो जाएगा कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, यानी कि अध्यापक क्या हो जाएगा? कर्ता ने, कर्ता, छात्रों को, कर्ता ने कर्म, अंग्रेजी कर्म और पढ़ाई क्रिया। यानी कि जहाँ पर दो कर्म हो वहाँ पर द्विकर्मक, और जहाँ पर एक कर्म हो वहाँ पर, जहाँ पर एक कर्म हो वहाँ पर एक कर्मक, और जहाँ पर दो कर्म हो वहाँ पर द्विकर्मक या बहुकर्मक होगा, जहाँ पर बहुकर्मक भी होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई। और जैसे देखें, राम ने सीता को अपना हार दिया, यानी कि हार दिया। तो कर्ता ने कर्म को, हार हो जाएगा अपना हार और दिया, यानी कि कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। यानी कि यहाँ पर द्विकर्म है, कर्ता कर्म और क्रिया। हम पढ़ रहे हैं सहकर्मक क्रियाएं। सहकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पर एक कर्म हो, यानी कि गोपाल हॉकी खेलता है, यानी कि एक कर्म है। और जैसे कर्म, जहाँ पर एक कर्म हो, वहाँ पर एक एकर्मक, और जहाँ पर दो कर्मक हो या दो से अधिक हो बहुकर्मक, यानी कि दो कर्म हो। अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई, अध्यापक ने, कर्ता ने कर्म को, अंग्रेजी भी कर्म है, यानी कि छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई, छात्रों को और अंग्रेजी, कर्म प्लस क्रिया, यानी कि दो कर्म हो गए तो द्विकर्मक में आ जाएगा। और जैसे देखें, अब हम देखते हैं द्विकर्मक के बारे में कुछ समझते हैं। द्विकर्मक में पहला मुख्य और दूसरा गौण होता है, यानी कि पहले को हम मुख्य
या प्रत्यक्ष भी कहते हैं, और दूसरे कर्म को गौड़ या अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, तो पहले को हम मुख्य और प्रत्यक्ष भी कहते हैं। लिखेंगे द्विकर्मक में, ऐसे लिखेंगे द्विकर्मक में पहले कर्म को मुख्य या प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। मुख्य या प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। यहाँ पर क्या करने से, मतलब क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। यहाँ पर क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, और लिखेंगे यहाँ पर क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, और यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। यानी कि द्विकर्मक में जो पहला कर्म होता है वह मुख्य और प्रत्यक्ष, उसे हम मुख्य और प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। यहाँ पर क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। और द्विकर्मक में जो दूसरा कर्म होता है, यानी कि द्विकर्मक में दूसरा कर्म जो होता है उसे हम गौड़ और अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष हो गया यहाँ पर, गौड़ और अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और लिखेंगे दूसरे कर्म को गौड़ और अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। यहाँ पर था क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, और वहाँ कौन या किसको, यहाँ कौन या किसको का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। यानी कि पहले कर्म में क्या प्रश्न करने से उत्तर मिलता था, और दूसरे कर्म में कौन या किसको का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। यह पहला कर्म सजीव और निर्जीव दोनों के लिए था, और दूसरा केवल सजीव के लिए। यानी कि पहला सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, और दूसरा केवल सजीव के लिए। यानी कि पहला कर्म और दूसरा कर्म, पहला कर्म और दूसरे कर्म के बारे में हमने जाना कि पहला कर्म मुख्य और प्रत्यक्ष कर्म होता है। यहाँ पर क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता है, और यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। उसी प्रकार दूसरा कर्म, जिसे हम गौड़ और अप्रत्यक्ष भी कहते हैं, यह केवल सजीव के लिए होता है, और यहाँ पर कौन और किसको का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। तो अब देखते हैं उदाहरण सहित
अब देखते हैं, जैसे हमने बताया कि कौन, क्या, किसको का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, और साथ ही मुख्य, गौण, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कौन कौन से होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे राम ने गरीबों को कपड़े दान दिए, यानी कि राम ने गरीबों को वस्त्र दान दिए या कपड़े दान दिए, दान दिए। अब हम पढ़ रहे हैं गौण प्रत्यक्ष के बारे में, तो हम कहेंगे यानी कि राम ने, कर्ता ने कर्म को, यानी कि हम देखेंगे कि राम ने गरीबों को कपड़े दान दिए। जहाँ पर क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है वहाँ होता है, हमने बताया था अभी, जहाँ पर क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिले वहाँ होता है एक कर्मक, यानी कि मुख्य और प्रत्यय। और जहाँ पर कौन और किसको का प्रश्न करने से उत्तर मिले वहाँ पर होता है गौण और अप्रत्यक्ष। तो राम ने गरीबों को कपड़े दिए, कपड़े दिए, क्या का प्रश्न करेंगे, राम ने किसको, यानी कि राम ने क्या दिया, राम ने गरीबों को क्या दिया, क्या दिया यानी कि कपड़े दिए। तो क्या क्या उत्तर मिला, क्या, और किसको या कौन, राम ने किसको या कौन का कहेंगे, राम ने किसको या कौन को दिए, तो वह है गरीबों को, यानी कि किसको, यानी कि राम ने गरीबों को कपड़े दिए, तो क्या दिया, कपड़े, किसको दिए, गरीबों को। तो जहां पर क्या का, वहां पर मुख्य और प्रत्यक्ष, और जहां पर किसको या कौन का प्रश्न करने से उत्तर मिले वहां पर होगा गौण और अप्रत्यक्ष। राम ने गरीबों को कपड़े दान दिए, तो क्या, यानी क्या दान दिया राम ने, कपड़े। क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिले वहां पर गौण और प्रत्यक्ष। और कौन और किसको का प्रश्न करने से उत्तर मिले, यानी कि राम ने कपड़े दिए पर किसको दिए, गरीबों को, तो वहां पर गौण और प्रत्यक्ष होगा। और जैसे देखें, श्याम ने राधा को माखन खिलाया, जैसे श्याम ने राधा को माखन खिलाया, क्या खिलाया, माखन, किसको खिलाया, राधा को। यानी कि क्या का प्रश्न करने से उत्तर यहाँ मिला और किसको का प्रश्न करने से उत्तर यहाँ मिला, यानी किसको खिलाया, राधा को। तो राधा क्या हो जाएगी, गौण या अप्रत्यक्ष, और माखन क्या हो जाएगा, माखन क्या हो जाएगा, गौण और प्रत्यक्ष, मुख्य, मुख्य और गौण। हो जाएगा मुख्य, मुख्य या प्रत्यक्ष। यानी कि श्याम ने राधा को माखन खिलाया, क्या खिलाया, माखन, किसको खिलाया, राधा को। और जैसे देखें, मैंने पिताजी को चाय पिलाई, मैंने पिताजी को चाय पिलाई। तो क्या पिलाई, चाय,
किसको पिलाई? पिताजी को। तो यहाँ पर क्या का प्रश्न करा और यहाँ पर किसको का प्रश्न करने से जवाब मिला। अगर किसको का प्रश्न करने से जवाब मिलता है तो वहाँ होता है गौड़ या अप्रत्यक्ष, और जहाँ क्या का प्रश्न करने से जवाब मिले वहाँ होता है मुख्य या प्रत्यक्ष। तो हमने अभी कर्म के आधार पर क्रियाओं को समझ लिया है, यानी कि अकर्मक और सहकर्मक क्रियाएं हमने समझ ली हैं। अब हमारी 8 क्रियाएं बचती हैं जिसे हम आगे की क्लास में समझेंगे। हमने अब अकर्मक और सहकर्मक क्रियाओं को संपूर्ण रूप से समझ लिया है। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में, बची हुई 8 क्रियाओं को समझेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।